फ़लस्तीन और इजराइल की जगबंदी के लिए मुआहदा हो चुका है। कुल 47 दिनों तक लड़ाई चली हमास और इजरायली फोर्सेस के दरमियान। कुल 24 दिन तक ग्राउंड ऑपरेशन किया इजरायली फोर्सेस ने गज़ा में। इस दौरान गज़ा को तबाह करके रख दिया। करीब करीब 1,60,000 घरों को तबाह कर दिया इजरायली फोर्सेस ने। और इस दौरान फ़लस्तीनियों की जहाँ तक बात है गज़ा में, तो 14,100 इतने लोगों को गज़ा में शहीद किया गया। ज़ख्मियों की बात करें तो 33,000 से अधिक ज़ख्मी हुए हैं। जहाँ तक इसराइल की बात है तो उसमें 1200 आधिकारिक तौर पर हलाक हुए हैं, 5,600 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक में 219 फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं, 2,750 वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। ये उसका सिनारियो है। कतर और मिस्र की सालिसी में ये जंग बंदी हुई है। हालांकि अभी भी इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है, केवल और केवल मुआहदा करार पाया है। लेकिन उसके बावजूद अब तक इसराइल गज़ा में लगातार हमले कर रहा है। एक दो हमलों की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इतने दिनों के दरमियान यानी 7 अक्टूबर से अब तक की ये जो पूरी सिचुएशन रही है, गज़ा में 1.7 मिलियन यानी 17 लाख के बेघर होने की खबर आई है। कुल 4 दिन मुकम्मल जंगबंदी होगी, 5वां दिन एग्जीक्यूशन में लगेगा। इस तरीके से 4 दिन की मुकम्मल जंगबंदी के दरमियान इजरायली और फ़लस्तीनियों के कैदियों का तबादला किया जाएगा। फ़लस्तीन के 150 कैदियों को इसराइल के अलग अलग जेलों में जो बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा। उसमें ख़वातीन स्पेशली शामिल हैं और 19 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है। इसी तरीके से 50 इजरायली कैदियों को हमास छोड़ेगा, यानी 50 वर्सेस 150 इस तरह का तबादले का मुआहदा तय पाया है। हालांकि हमास ने 237 इजरायली और दूसरे देशों के कैदियों को अपने कंट्रोल में कर रखा है और इजरायली फोर्सेस अब तक उन कैदियों तक पहुंचने में नाकाम रही है। बात करें कि इसमें कौन जीता कौन हारा, लेकिन चूंकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसराइल की हार हुई है। हमास की कामयाबी सामने इसलिए नज़र आ रही है, इसराइल ने गर्चे उन तमाम इलाकों को तबाह कर दिया, तमाम घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्कूल मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर दिया, पनाहगुज़ी कैंपों को डिस्ट्रॉय कर दिया, 14,000 से अधिक फ़लस्तीनियों को मार दिया। यानी एक तरीके से उसने आतंक का एक ऐसा पर्याय रूप अपने आप को बना करके साबित किया है गज़ा में। लेकिन तमाम कार्रवाइयों के बीच में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसराइल की हार हुई है, क्योंकि इसराइल शुरू ही से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते रहे हैं कि हमास के खात्मे तक हम लड़ते रहेंगे और हमास को हम ख़त्म करके दम लेंगे। लेकिन आप देखिए कि धीरे-धीरे उसके सुर बदलते चले गए। एक वक़्त आया कि उनका सुर बहुत पीक पर था। ऐसा लग रहा था कि मानो पागल हाथी की तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू बिहेव कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से वो स्लो डाउन हुए और धीरे-धीरे नौबत यहाँ तक पहुँची कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया विदिन द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड। इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि उन्हें हर हाल में जंगबंदी का मुआहदा तय करना पड़ा। ओवरऑल ये कहा जाए तो अगर इस पूरे कार्रवाई में देखेंगे तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात गलत साबित हुई है और इजरायली प्रधानमंत्री ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी फ़ौज को खुली छूट दे रखी थी और ये कहा था कि हर हाल में गज़ा में घुस करके हमास के ठिकानों को निस्तो-नाबूद कर देना है, चाहे वो कहीं पर भी आपको जाना पड़ जाए, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ जाए। इसमें एक बात और भी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि एक तरफ इजरायली सेना बुरी तरीके से नाकाम हुई है, दूसरी तरफ इजरायली इंटेलिजेंस भी बुरी तरीके से फेल साबित हुई है। क्योंकि इजरायली इंटेलिजेंस का ये मानना था कि उनको इनपुट्स मिले थे कि गज़ा का जो सिटी का इलाका है और वहाँ पर जो अल-शिफ़ा हॉस्पिटल है, उसके नीचे सुरंग है और सुरंग में हमास का ठिकाना है। इसी को बुनियाद बना करके इजरायली फोर्सेस ने उस पूरे हॉस्पिटल को घेर रखा था, उस पर सर्च ऑपरेशन किया, ग्राउंड ऑपरेशन किया, लेकिन सूरत हाल ये रही कि इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। यानी एक तरीके से इजरायली इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल साबित हुई, या यूँ कह लीजिए कि अगर फेल नहीं हुई है तो उसने मानवता को ताक पर रख करके हॉस्पिटल को निशाना बनाया। दो ही सूरत हो सकती है। ऐसी सूरत में इजरायली फोर्सेस, इजरायली इंटेलिजेंस और इजरायली प्रधानमंत्री, ये तीनों लोग मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए हमास के सामने। जो कह रहे थे कि हम हमास को घुटने टेक देने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन सूरत हाल ये हो गई कि उन्हें जंगबंदी के लिए तैयार होना पड़ गया, क्योंकि वो तमाम लोग जो हॉस्टेजेस बनाए गए थे, उनके लवाहिकीन, उनके वर्सा, उनके परिवार के लोग लगातार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे थे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रूस के लिए मजबूर होना पड़ा। और सूरत हाल ये भी है कि इस जंगबंदी को लेकर के वोटिंग हुई और इसको लेकर बड़ी संख्या में उन्हीं की कंट्री के मेंबरान बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज़ नज़र आए।
तो ओवरऑल ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखला गए थे और उस बौखलाहट के नतीजे में इजराइल के लोग भी उनसे नाराज़ हैं, इजरायली पॉलिटिशियंस भी उनसे नाराज़ हैं और सूरत हाल ये है कि दुनिया में उनकी इतनी ज़्यादा फजीहत हुई है कि शायद भी किसी इजरायली प्रधानमंत्री की इतनी ज़्यादा फजीहत नहीं हुई होगी। इजराइल की एक नाकामी ये भी है कि इजराइल अपने फ़ौजियों को लगातार मौत के मुँह में धकेलता रहा। सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इजराइल की फ़ौजियों की अगर तादाद की बात करें तो अनऑफिशियल हमास के एतबार से 3800 इजरायली फ़ौजी इस दौरान मारे गए हैं इन 24 दिनों के अंदर। जबकि इजराइल ये दावा करता है कि केवल 371 फ़ौजी मारे गए हैं, लेकिन हमास का ये कहना है कि 380 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो अब अगर 380 फ़ौजी गाड़ियाँ ही तबाह हो गई हैं, कम से कम किसी भी फ़ौजी गाड़ी में ड्राइवर तो होता ही है। अगर सिर्फ ड्राइवर ही के मारे जाने की देख लें तो 380 में 380 तो वैसे ही मारे गए। ज़ाहिर है कि खाली ड्राइवर तो उसमें होता नहीं है, उसमें फ़ौज होते कम से कम 5-6 तो हर हाल में होते हैं, कहीं-कहीं तो 8-10 होते हैं। यही वजह है कि इजराइल पर भारी प्रेशर पड़ा है क्योंकि इजराइल लगातार अपने फ़ौजियों को मौत के मुँह में धकेल रहा था और सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनकी जो गोलानी ब्रिगेड है, उनका जो कमांडर है वो भी मारा गया है, ऐसा हमास का दावा है। गोलानी ब्रिगेड बेसिकली इजराइल का सबसे पावरफुल ब्रिगेड माना जाता है और बहुत ही अहम ब्रिगेड माना जाता है। अब ऐसी सूरत में अगर उसका कमांडर मारा गया तो ज़ाहिर है फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल की फ़ोर्सेस का क्या कुछ हाल-चाल हुआ है। इजराइल ने दुनिया के सामने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमने गज़ा को ताराज कर दिया है, तबाह कर दिया है, गज़ा के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, गज़ा को मलिया-मेट करके रख दिया है, यानी हमारी जीत हुई है। लेकिन ज़ाहिर है कि इजरायली फ़ोर्सेस की जीत उस वक़्त तक नहीं मानी जाएगी जब तक वो अपने दावे के मुताबिक हमास का खात्मा नहीं कर लेता और इसमें पूरी तरीके से इजराइल नाकाम रहा है। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल दबे पाँव पलटा है और इजराइल की अब पूरी हैसियत चकनाचूर होकर के रह गई है, क्योंकि इसके ताल्लुक से एक मिसाल कही जाती है और एक कुत्ते की ऐसी मिसाल कही जाती है कि यानी जो कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़े, अगर वहाँ रुक जाएँ और उसके सामने केवल खड़े हो जाएँ तो वो कुत्ता दुम दबा करके पीछे हट जाता है। बिल्कुल इजराइल की मिसाल ऐसी ही है। इजराइल अब तक अपनी धाक बिठाता रहा है अलग-अलग हवालों से, अमेरिका उसके पीछे खड़ा है और बड़े-बड़े यूरोपियन देश जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इस जैसे देश उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन एक बार एक बहुत ही कमज़ोर सी दिखने वाली हमास की फ़ौज ने उसके सामने डट कर मुकाबला कर दिया तो इजराइल की हवा निकल गई और ये इजराइल की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक हार है। इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इजराइल को कितना ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फ्यूचर में इजराइल को अपने इस इमेज को बिल्ड करने के लिए बहुत कुछ तगोदो और जद्दोजहद करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो पूरी जंगबंदी हुई है उसके लिए जो शर्तें हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें ओवरऑल 3 शर्त हुई हैं। एक शर्त तो ये है कि 50 कैदियों के मुकाबले में 150 फ़लस्तीनियों को इजराइल रिहा करेगा और दूसरा ये है कि गज़ा में हर तरफ जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ पर रसद पहुँचाया जाएगा, खाने-पीने की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें पहुँचाई जाएँगी इन 4 दिनों के अंदर और तीसरा जो होगा वो फ्यूल को दिया जाएगा। आमतौर पर इजराइल फ्यूल के लिए तैयार नहीं था, उसका ये मानना था कि अगर फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है तो गज़ा के लोग उसको अपने लिए रिचार्ज समझेंगे और एक तरीके से उसका इस्तेमाल हमास के लोग करेंगे और ऐसी सूरत में इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फ्यूल को भी पहुँचाया जाना है और उन 3 बड़े पॉइंट्स के साथ में 4 दिनों की जंगबंदी हुई है और 5वें दिन का एग्ज़ीक्यूशन होगा। ओवरऑल ये है कि इस पूरी जंगबंदी में ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की हार है और हमास की जीत है। लेकिन आप देखने वाले इस पूरे हालात को किस नज़र से देखते हैं? क्या वाक़ई में इजराइल की हार हो गई है और हमास की जीत हो गई है? जो भी आपकी राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।